गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होती है कि एलिमेंट्स को पीरियड्स में, मतलब एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। तो इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने सीखा था कि जो एलिमेंट्स थे उनको कैसे अलग अलग वे में क्लासिफाई किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो अभी हमने सिर्फ एक ही इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, वो है डोवरिनर ट्रेड, कि डोवरिनर ने ट्रेड में क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, डोवरिनर वाला फेल हो गया था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया टेबल की फॉर्म में। ठीक है, रीडिंग करते हैं इसकी थोड़ी। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोवरिनर एनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। डोवरिनर ने क्या किया, उनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कोरिलेट करके टेबल दिया था। तो इससे बाकी साइंटिस्ट को भी क्या मिली, एनकरेजमेंट मिली। उन्होंने भी, बाकी साइंटिस्ट ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास ये जो लिखे हुए हैं, ये एक मिनट, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका वेट कितना है। ठीक है, मतलब बाकी साइंटिस्टों ने भी फिर क्या किया, एटम्स के एटॉमिक मास को रिलेट, उनके साथ रिलेट करके टेबल दिया, कोशिश की, मतलब जैसे डोवरिनर ने किया था। इन 1866 जॉन न्यूलैंड, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था? न्यूलैंड साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया, 1866 में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास समझते हो ना आप? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या होता है कि सबसे छोटा ऊपर, ठीक है, सबसे छोटा, जैसे कि 1.00 छोटा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1.67। इस तरह से उसने क्या किया, एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ही started with the elements having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. सबसे पहले उसने स्टार्ट कहाँ से किया? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो सबसे कम होता है, तो इसलिए उसने नंबर 1 किसको दिया? हाइड्रोजन को। ठीक है, इसको उसने सबसे ऊपर रखा। और उसने एलिमेंट्स ख़त्म कहाँ पे किए? लास्ट एलिमेंट उसका था थोरियम, लास्ट एलिमेंट क्या था उसका? थोरियम को उसने लास्ट पोजीशन दी, क्योंकि जो थोरियम था इसका एटॉमिक मास सभी एलिमेंट से ज़्यादा था उस टाइम। ठीक है, उस टाइम टोटल एलिमेंट्स कितने फाइंड हो चुके थे? 56। ठीक है, 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी न्यूलैंड के टाइम। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. He compared this to the octave found in music. Therefore, he called it the law of octaves. It is known as Newland law of octaves. उसने एक और चीज़ हमें बताई, मतलब उसने जो अपना टेबल दिया था वो इस तरह से दिया था कि जो पहला एलिमेंट होगा ना, जैसे हाइड्रोजन है, उसकी जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ क्या करेगी? मैच करेगी। इसने ये बताया था, हर पहले एलिमेंट की 8th के साथ मैच करेगी। फिर उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा? 9th एलिमेंट। फिर जो थर्ड एलिमेंट होगा इसके आगे उसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा? 10th। इस तरह से उसने हमें टेबल दिया था कि जो हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अपने पहले के साथ क्या होगी? मैच होगी। अभी टेबल में मैं आपको समझाऊंगी कैसे। उसने इसको कंपेयर किया था म्यूज़िक के ऑक्टेव से। ठीक है, म्यूज़िक के ऑक्टेव से, इसलिए उसने अपनी लॉ को क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस लॉ को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम।
Sodium is the eighth element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. A part of the original form of Newland octave is given in table 7.3. क्या बोला इन्होंने कि अगर हम न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग चलें तो जो लिथियम और सोडियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। सोडियम जो है वो लिथियम का 8th एलिमेंट है, लिथियम के बाद 8th नंबर पे आता है। इसी तरह से जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये भी रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल हो गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच करती हैं आपस में। और फिर ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पे टेबल 7.3 पे हमने इसका न्यूलैंड लॉ का ओरिजिनल वर्जन दिया है, ओरिजिनल टेबल दिया हुआ है, उसको देखना भी हमने, ठीक है। ये है था उसका टेबल। अब उसने इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसने इसको किसके साथ को रिलेट किया था, म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं इन्होंने, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से रिपीट होता है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7। फिर जब 8th बार आएगा फिर से सा रिपीट होगा तो फिर से ये वाला आएगा। तो इस तरह से इसने इसीलिए इसी वजह से इसने इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था, क्योंकि जो म्यूज़िकल नोट्स है वो भी रिपीट होते हैं ना आफ्टर 7 एलिमेंट्स, सॉरी आफ्टर 7 वो रिपीट होता है। इसी तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए उसने इसका नाम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा, ठीक है। अब इसके टेबल के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला कि जो लिथियम था उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच होंगी, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी, ठीक है। लिथियम और सोडियम, लिथियम के नीचे ही है, लिथियम ऊपर, ये सेकंड नंबर पे सोडियम। तो देखते हैं कितने एलिमेंट्स का गैप है दोनों में। 1 2 3 4 5, सॉरी लिथियम को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सोडियम है वो इसके बाद 8th नंबर पे आता है, ठीक है। मतलब जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने 8th एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगे। अब ये बेरिलियम है, एक मिनट, अब ये बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद 8th नंबर पे जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच होंगी, ठीक है। बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेंगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम के साथ मैच करेंगी, ठीक है। यही बताया था इन्होंने पीछे आपको कि बेरिलियम और मैग्नीशियम रिजेंबल करेंगे। यही चीज़ मैं समझा रही हूँ आपको कि हर एक एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगा। अब इसी तरह से हमारा जो बोरॉन है तो इसका 8th एलिमेंट क्या होगा, एल्युमिनियम होगा ना, जो इसके नीचे वाला है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब हर एक जो एलिमेंट होगा अपने 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगा। इस तरह से हमारे पास फिर क्या बनते जाएंगे, ग्रुप्स बनते जाएंगे। ये सभी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी, ये सभी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होंगी, ये सभी, क्योंकि ये क्या है, ये सभी जो ग्रुप्स है ये एक दूसरे के 8th एलिमेंट हैं, ये उसने बोला था। It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every 8th element does not possess similar to that of first। फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो इसका ऑक्टेव का जो लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड कर रहा था। कैल्शियम देखते हैं ग्रुप में कहाँ पे, यहाँ इसके टेबल में कैल्शियम यहाँ है, ठीक है। तो इसका जो टेबल था यहाँ तक ही वैलिड था, क्योंकि इसके बाद जो 8th एलिमेंट वाला चल रहा था, 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने 8th फर्स्ट के साथ मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। इट वॉज अज्यूम्ड बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। न्यूलैंड ने अपना ये जो टेबल था उसने ये मान के दिया था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इसके बाद कोई भी और न्यू एलिमेंट की खोज नहीं होगी, जबकि ऐसा थोड़ी हुआ था।
आजकल कितने एलिमेंट्स हैं? आजकल 118 एलिमेंट्स थे, उसके टाइम 56 थे, तो उसने अपना टेबल उनके अकॉर्डिंग बनाया 56 एलिमेंट के अकॉर्डिंग कि इतने ही एलिमेंट रहेंगे, इसके बाद कोई और न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। तो इसलिए भी इसका टेबल जो है वो गलत हो गया बाद में, ठीक है। तभी न्यू टेबल, जब भी कोई पुराना टेबल की लिमिटेशन हमें मिलती है तो फिर हम न्यू टेबल बनाते हैं, न्यू चीज़ बनाते हैं। किसी भी पुरानी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, वो हमें हेल्प ना कर रही हो, तो फिर हमें न्यू चीज़ बनानी पड़ती है। तो इसकी टेबल में हमने 2 लिमिटेशन देख ली। एक तो इसका जो टेबल है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैल्शियम तक की वैलिड हो रही हैं, कैल्शियम तक ही फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 के साथ मैच हो रही हैं, आगे नहीं मैच हो रही हैं। दूसरा, इसने टेबल जो है वो इस तरह से दिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, इसके बाद कोई भी और न्यू एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि ये भी गलत था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड adjusted 2 elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same node. अपने टेबल को एडजस्ट करने के लिए इसने कई जगह क्या किया हुआ है, 2 एलिमेंट्स को, जैसे मैं जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, 2 एलिमेंट्स को इसने एक ही स्लॉट क्या होता है, एक ही बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ these from table 7.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties and these elements iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. सुनिए क्या बोल रहा है ये। इसने बोला कि इसने न्यूलैंड ने क्या किया था, जहाँ पे मैं एरो बना रही हूँ, कोबाल्ट और निकल, CO and Ni, इसने कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, हाइड्रोजन